We have already revised two poems, and now we are moving towards the next two poems, the Ball poem and Amanda. Today we will be revising both of them, right? According to Boats, when it comes to the poetry, poetry means where you are analyzing what the poet wants to convey. आप हिंदी में जब पढ़ते हो तो आपके तीन आते हैं, एक आता है भावार्थ, दूसरा आता है व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, एंड भावार्थ जनरल, उसका भाव क्या है, व्हाट इज द टोन, प्रसंग, भावार्थ और व्याख्या, ऐसे ही हम लिखते हैं. तो दैट इज व्हाट इन इंग्लिश आल्सो वी वांट, एंड वी कॉल इट एज एनालाइज. हम उसको एनालाइज कर रहे हैं कि व्हाट द पोएट वांट्स टू से. सो हाउ डज ही टेल दैट? थ्रू द थीम, यानी आपका क्वेश्चन थीम के ऊपर हो सकता है. थ्रू द मैसेज, थीम और मैसेज को रिलेटेड होते हैं, तो मे बी इट इज थ्रू द मैसेज. और अ जनरल समरी, आपको जो मतलब जो पेपर, जो आपका मेन पोएम है, उसके थ्रू आपको क्या समझ आ रहा है. द बॉल पोएम, as I have already been telling you, is a philosophical poem. Means it deals with certain life principles. हमारी जिंदगी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ फिलॉसफीज हैं, कुछ लर्निंग है जो हमें करना चाहिए. The poem explores the theme of grief. Means when you lost something, जब आप किसी चीज को खो देते हो, how do you feel? Childhood, loss of innocence. In 11th standard you have a poem childhood, वेरी रिलेटेड, मतलब मार्क नटन का पोयम है, जिसमें द पोएट इज पॉन्डरिंग कि उसका इनोसेंस कहाँ चला गया. सेकेंडली द पोयम ऑल्सो सेज कि जब कभी हमसे गलती होती है, वी मस्ट एक्सेप्ट इट. इफ वी हैव लॉस्ट समथिंग, वी मस्ट ओवरकम इट. याद होगा आपको, हमारा एक चैप्टर था सरमॉन एट बनारस, in which Lord Buddha also gave similar teachings, जिसमें उन्होंने कहा है कि unless and until you don't overcome your grief, you will not be able to live happily, and also need to accept our responsibilities. Loss ऐसा नहीं होता, मैं ही मतलब it may be an adult, a child, there is something which makes it happen, maybe circumstance. तो वी नीड टू एक्सेप्ट इट कि वो सर्कमस्टांस था, और जब तक वो हम नहीं करेंगे ना, वी वुड नॉट बी एबल टू मूव. अकॉर्डिंग टू द पोएट, नॉट ओनली दैट थिंग्स आर लॉस्ट, पीपल आर लॉस्ट. देर आर टाइम व्हेन पीपल स्नैच इट फ्रॉम यू. जब आपसे लोग छीनते हैं, और अगर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है अपनी चीजों को देखने की, अपने अपने आप को देखने की, then you would never be able to fight in this world. And that is why I always call this poem as a philosophical poem. The poem is written in a free verse. We don't have any rhyme scheme. तो a child is there, एक बच्चा है जो कि खेल रहा था. The child was merrily playing. यहां पर जो बच्चा है उससे ज्यादा बॉल को बोला गया कि द बॉल वॉज merrily, मतलब जो बॉल को वो उछाल उछाल के खेल रहा था. एंड सडनली द बॉल वेंट इनटू अ वाटर बॉडी. अब हम नहीं जानते वो वाटर बॉडी क्या है, हार्बर है, अ वाटर बॉडी है, तो हमने वहां पर सिर्फ एक वाटर बॉडी लिखा है.
and the ball falls into the water body. अब वो जो बच्चा है वो he cannot go near that water body कि उसको निकाले, तो वो खड़ा है, he is just standing, he is shaking, मतलब वो डर के मारे, मतलब ग्रीफ और डर के मारे वो हिल रहा है, and he is not able to understand what to do. शायद, अब हम नहीं जानते अगेन कि whether the poet was standing there or he was passing by. The poet was there and he saw this child. उसने उस बच्चे को देखा. He thought बच्चे को थोड़ा कंसोल करे. Okay, it is only a dime. Dime मतलब 1 रुपए, मतलब this is a currency. Don't worry, we would get another ball. दूसरी बॉल ले आएंगे. मतलब ऐसा उसने सोचा. He just thought. But then he did not do it. फिर उसने ऐसा नहीं किया. Why? Why? आरटीसी में भी आ सकता है, 2 मार्कर में भी आ सकता है. Because he wanted the boy to know the epistemology. Epistemology का मतलब होता है the knowledge, means what is loss, वो उसे समझ आना चाहिए. And he must also be able to accept his grief and learn to be responsible. वो कहता है balls will be taken by people, मतलब balls will be lost. उसके कहने का मतलब है लाइफ में ऐसे कई मौके आएंगे. देयर वुड बी नंबर ऑफ टाइम व्हेन यू वुड लूज सर्टेन थिंग्स. बॉल विल बी लॉस. यहाँ जो बॉल है, दे आर द पोजेशंस ऑफ अवर ह्यूमन. यहाँ जो बॉल है, इट इज अ सिंबल. इट इज नॉट ओनली द बॉल प्लेड बाय द चाइल्ड. यहाँ वो बच्चा जो खेल रहा है ना, ये उसको नहीं बता रहा है. हेयर बॉल इज सिंबलाइजिंग द things which we have, the possessions which we have. मतलब बॉल तो खो सकता है. एंड पीपल विल टेक द बॉल्स. मतलब ऐसा भी होगा when people will take your things. And if you do not know what is loss, if you do not know what is its value, चीजों की वैल्यू अगर हम नहीं करेंगे. सामान लाना कोई बड़ी बात नहीं. आपने एक मोबाइल तोड़ दिया, दूसरा मोबाइल आ जाएगा. इट इज ओके. एक मोबाइल गया, दूसरा मोबाइल आ जाएगा. नॉट अ वेरी बिग डील, क्योंकि जरूरत है. लेकिन आप उस चीज की वैल्यू कब करोगे? अनलेस एंड अंटिल यू डोंट अंडरस्टैंड कि वो कितना वैल्यूएबल है. तो यहां जो पोएट है, ही जस्ट वांट्स टू गिव दैट लेसन कि ये कहना कि अ डाइम, यू मे गेट अनदर बॉल, सिर्फ 1 रुपए है, ले लो. लेकिन अगर ऐसा कहा तो शायद वो बच्चा कभी भी अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. ही वुड नॉट बी एबल टू लर्न टू बी रिस्पॉन्सिबल. एंड दैट इज वाई ही डजंट बाय हिम अनदर बॉल. तो द मैसेज कन्वेड थ्रू दिस पोएम इज दैट लॉस इज पार्ट ऑफ अवर लाइफ. हमारी लाइफ में लॉस इज पार्ट. We need to accept, we need to overcome it. We need to be responsible. हमें responsible होना हमारे लिए बहुत जरूरी है. See, अभी आप, I gave you one example of mobile. There are plenty of times when we come across that there are many people. It's not about a child, it is about people. जब उनको सामान आसानी से मिल जाता है ना, if they get the replacement easily, they don't see the worth of that person, of that people. कुछ किसी चीज की वर्थ नहीं है उनके लिए. The reason is they get immediately something else. एक टूटा, दूसरा मिल गया. और उस चीज की, उस रिलेशन की, उस इंसान की जो वैल्यू होती है, that never comes. And we need to
वैल्यू द थिंग्स, वैल्यू अवर पोजेशंस। हमारे पास कुछ भी है, हमें उसकी वैल्यू करनी जरूरी है। दिस इज द लाइफ लेसन। as you know, there is one phrase, absence is the best presence. So we realize the importance only when the things are away from us. The next is the poetic devices. We have personification. जैसे इसमें लिखा, the ball is moving merrily, happily. Assonance, that is use of vowels. Anaphora, starting में what करके है. Repetition, ball, ball. Transferred epithet, उसके जो eyes हैं, they have been given the grieving. Transferred epithet मतलब when we use the metaphor, when we use a metaphor to give some deeper meaning, उससे हम कोई डीपर मीनिंग निकालना चाहते हैं. डेस्परेट आईज, आपके इस वाले जो मतलब की पोएट है उसमें है डेस्परेट आईज. जो डेस्परेट आईज है वो है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट. इलेक्ट्रिशियन, नो वन विल बाय अ बॉल बैक. बाय बॉल बैक, the letter B is repeated. So we have number of poetic devices. So from this poem, you can expect poetic devices, you can expect the RTCs, everything. बहुत important poem है. This poem is very important. The next poem is Amanda. You must have seen ये वाला पोएम. काफी आप लोगों के एज से मिलता जुलता है, आप लोगों के एज से मिलता जुलता, बिकॉज इसमें क्वेश्चन आया था कि हाउ डू वी कम टू नो दैट द चाइल्ड वॉज अ टीनेजर. अभी क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला है. सिंस ऑल द स्टूडेंट्स टिल 12th स्टैंडर्ड दे आर ऑल इन द टीनेज, एंड टीनेज की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है that the child wants to live in his or her own pace. मतलब वो अपने आप में रहना चाहता है या रहना चाहती है. They want to have their individual decisions. वो लोग अपने इंडिविजुअल डिसीजंस लेना चाहते हैं. So that at that time when there is a control by the parents, तो उनको ऐसा लगता है that their freedom has been snatched. They feel that they are too much restrictive. So this poem is from the point of view of a child, Amanda, जिसका नाम यहाँ पर अमांडा है, उसके पर्सपेक्टिव से है. इट इज नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पैरेंट. पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव पे नहीं है ये. दिस इज फ्रॉम द चाइल्ड पर्सपेक्टिव. वो जो बच्चा है वो कैसे फील कर रहा है. सो देर आर डिफरेंट इंसिडेंट्स जिसमें अमांडा जो है शी हैज बीन, तो इसका जो मेन थीम है वो है अ चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग, मतलब बच्चों को हमें कैसे लेकर आना चाहिए. इज टू मच ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पॉर्टेंट? तो आई ऑलवेज से नो. देर इज ऑलवेज अ बैलेंस between what you give the freedom and what you need to control. Yes, we need to control our children. Why?
इट्स नॉट दैट कि जो बच्चे हैं दे आर, प्रॉब्लम ये होती है कि सर्टेन टाइम्स ड्यू टू द एज फैक्टर्स, ड्यू टू द पीयर प्रेशर, द चाइल्ड मे फॉल इनटू रॉन्ग हैंड्स। और इसीलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को डिसिप्लिन्ड करना चाहते हैं, लेकिन कई बार ये जो डिसिप्लिन करने के चक्कर में क्या होता है, दे ओवर कंट्रोल, एंड नो वन लाइक्स दैट। अमांडा इज अ टीनेज गर्ल, और उसकी जो मदर है वो उसे बार बार, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट, मतलब कि ईट चॉकलेट्स, तुमने ये काम नहीं किया, वैसा नहीं किया। शी कॉन्स्टेंटली नैग्स हर। नैग मतलब उसको पीछे पढ़कर उसको जो है समझाने की कोशिश करती रहती है, और उसको जो है ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एट वन टाइम शी फील्स शी शुड बी ड्रिफ्टिंग लाइक अ मरमेड। उसको जो है ऐसा लगता, मतलब क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, तो शी वॉन्ट्स टू ड्रिफ्ट लाइक अ मरमेड। वो चाहती है कि वो बिल्कुल अकेले इन द ब्लू वाटर, शी इज सेलिंग ऑल अलोन, शी इज पीसफुल। यहां पर वाटर, वाटर का जो कलर, ये सब कुछ जो है, दे आर ऑल कोरिलेटिंग टू पीस, याद रखना। एंड मरमेड जो वर्ड यूज हुआ है, दैट इज एल्यूजन, मींस जब हम कैरेक्टर्स को यूज करते हैं लाइक रपुंजे या मरमेड, दीज आर ऑल द कैरेक्टर्स। जब हम यूज करते हैं आई एम रपुंजे, दैट्स नॉट मेटाफॉर, दैट इज एल्यूजन, मींस को रिलेटिंग टू सम कैरेक्टर। Then her mother says that she had asked her to clean the room, to tidy her shoes, and also to do her homework. उसने किया। Now again the girl feels very frustrated, और वो उसको लगता है कि वो बिल्कुल लाइक एन ऑर्फन। यहां पर ऑर्फन जो वर्ड होता है वैसे गलत होता है। Nobody should be orphan, because orphan means a parent without parents, without parents, right? लेकिन यहां पर it is not that she don't want her parents, she mean to say she doesn't want any control। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको ये चीज लिखनी है, क्लास 10 मीन्स she doesn't want anyone to control her। orphan means she doesn't want any interference। orphan word is without parents। शी वॉन्ट्स टू रोम अराउंड, वो बिल्कुल फ्री होकर घूमना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू मेक द पैटर्न ऑन द सैंड, जब वो मिट्टी में अपना पैर निकाल रही है तो वहां पर मिट्टी में पैर लगा लगा कर शी वॉन्ट्स टू मेक द पैटर्न। क्योंकि जब हम लोग खाली होते हैं तो हम क्या करते हैं, इवन इन द असेंबली ऑल्सो, अगर मिट्टी होती नीचे तो हम बैठ के पैटर्न बनाते रहते हैं। सो शी जस्ट वॉन्ट्स टू एंजॉय द लाइफ। और आपको पता है मिट्टी, जब हम लोग मिट्टी में बनाते तो हमारे पेरेंट्स कहते क्या करके आए हो तुम, जूते सारे खराब कर दिए। सो शी डजंट, शी वांट्स दैट शी शुड बी बेयर फीट, बिना कोई चप्पल के, घूमते हुए, मजे करते हुए, एंजॉय करते हुए, पैटर्न बनाते हुए, शी वांट्स टू लिव दैट लाइफ। देन हर मदर अगेन टॉन्ट्स हर that she should not eat much of chocolates। उसे जो है चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए। रीजन, शी वॉज हैविंग द पिंपल्स ऑन हर फेस, उसके फेस पर जो है पिंपल्स थे, और वो नहीं चाह, उसकी मदर ने उसे कहा कि देखो तुम्हारे चेहरा जो है कितने सारे एक्नेज हैं। शी वॉज अगेन फ्रस्ट्रेटेड, शी जस्ट वॉन्टेड दैट लाइक रपुंजे। रपुंजे मीन्स अगेन अ फेरी टेल कैरेक्टर। मेड दिस, मैंने वो लगाया है, रपुंजे की पिक्चर भी लगा रखी है यहाँ पर, ये वाली। शी सेज रपुंजे मीन्स उसके बाल बहुत लंबे थे,
And according to the fairy tale, it is said that she was locked in a tower. वो एक टावर में बंद हो गई थी. And she had to use her hair. वो अपने बालों को यूज करके नीचे आई थी. तो वो ये कहती है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी. आई विल नॉट डू दैट. मैं अपनी चोटी से नीचे नहीं रहूंगी. आई विल बी लिविंग इन दैट टावर. ट्रैंक्विल टावर. ट्रैंक्विल मीन्स काम, क्वाइट. मैं उस टावर में आराम से रहूंगी. आई विल नॉट कम बैक. मैं नीचे नहीं आऊंगी. रपुंजल आई थी लेकिन मैं नहीं आऊंगी. The poem again ends with her mother's nagging that she is too moody. वो हमेशा अपनी मदर को देखकर शक्ल बनाती है, बहुत मूडी है. और अगर कोई उसको देखेगा, इफ समवन सीज हर, सबको लगेगा कि उसकी मदर उसको कितना नैक कर रही. तो उसकी जो मदर है वो कहती है कि थोड़ा मेरी तरफ देखा करो एंड डोंट बी सो मूडी. तो द पोएम, as I said in the beginning, gives the message that too much, हम कहते हैं अति किसी भी चीज की बुरी होती है. Even parental control can be harmful. That's a very, I can say, universal theme. वो चाहे मेरे पेरेंट्स रहे हो या मैं हूं या कोई भी हो, too much of control becomes uncontrollable. To control everything ends up in controlling and nothing. मतलब कि एक कोट है, controlling everything ends up in controlling nothing. Yes, the child. अब आता है क्वेश्चन कि why did her mother nag her? उसकी मदर उसको nag क्यों कर रही थी? This is because the mother wanted the child to be disciplined. मदर चाहती थी कि उसका जो बच्चा है वो डिसिप्लिन रहे, वो अपने नाखून ना काटे, उसके अंदर अच्छे एटिकेट्स आए, उसके अंदर अच्छे डिसिप्लिन आए, वो अपना काम खुद करना सीखे, अपने चेहरे को जो है प्रॉपर ग्रूमिंग करके रखे. पेरेंट्स, जो मदर है, शी इज नॉट रॉन्ग एट हर पार्ट, बट certain times we need to give space. Day before yesterday I watched a video regarding this. इसी से रिगार्डिंग एक मैंने वीडियो देखी थी, बहुत अच्छी थी. इन दैट व्हाट हैपेंस इज कि वो जो बच्चा होता है, द चाइल्ड इज टू नॉटी. द चाइल्ड इज टू नॉटी. सारा दिन वो खेलता है और किसी ना किसी का कभी दरवाजा टूट जाता है तो कभी कुछ और टूट जाता है. समटाइम्स ही प्लेस अ बॉल, तो घर में कोई चीज है वो गिर गई भूल. एंड उनके जो पेरेंट्स हैं, दे आर फेड अप विद दैट चाइल्ड. अच्छा, चाइल्ड इज ओनली 4 or 5 years. अब जो मदर है, शी फील्स वेरी एम्बेरस्ड, क्योंकि सारे के सारे लोग उसकी मदर को ही बोलते हैं. इन आर इन मतलब कि इन नॉर्मली बच्चा कभी गलत करेगा ना तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मदर के ऊपर आ जाती है. एज इफ मदर कहती हो कि बेटा जाओ तोड़ो. मतलब, बट दैट इज व्हाट वी कॉल एज सैड फिगर ऑफ एनी सोसाइटी. मतलब अगर बच्चा गलत करेगा तो पूरी जिम्मेदारी माँ पर आ जाती. ठीक है भाई, मदर देखती है, लेकिन इट डजंट मीन दैट अ चाइल्ड इज ओनली मदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो सब लोग उसकी मदर को डांट लगाते हैं. सब लोग उसको बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा जो है कितना शैतान है, इतना बदतमीज है, ऐसे कर. नाउ स्कूल के अंदर बच्चे को बुलाया जाता है मदर के साथ में, और मदर जो है वो टीचर को बोलती है कि माई चाइल्ड इज वेरी नॉटी एंड आई एम फेड अप विद हिम. टीचर स्माइल करती. पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि टीचर ने स्माइल क्यों किया. वो कहते वेट. फिर वो एक बच्चे को बुलाती है. वो जो बच्चा होता है ना, जिस बच्चे को बुलाती है, वो बच्चा व्हील चेयर पर होता है.
अब वो कहती है कि इसके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा बाकी बच्चों के जैसे क्यों नहीं करता. Why this girl is not able to stand on her feet? Why she cannot play like any other child? And वो जो टीचर होती हैं वो समझाती हैं that childhood is a time when children will be naughty. Yes, you need to control. Naughty shouldn't become indisciplined. Naughty should not become indisciplined. But naughtiness होगा तो जरूरी भी तो है ना. And that is this poem's एक मेन मतलब की थीम भी यही है. द डिफरेंस बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड कंट्रोल. कंट्रोल करना जरूरी है बट देयर इज ऑलवेज अ पेस. हर चीज पर कंट्रोल करोगे तो दैट वुड लीड द चाइल्ड वुड नेवर अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द पेरेंट्स वांट टू से. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग. द पोएट इज रॉबिन क्लिन and we have metaphor, imagery, जो ड्रिफ्टिंग मतलब वो दिखा रहे हैं वो इमेज, एजोनेंस, एनाफोरा, डोंट बाइट, डोंट वर्ड यूज होता है, एल्यूजन, रेपुंजल, मरमेड, रेपिटिशन, अमांडा, अमांडा. ये है. इस चैप्टर से इससे एक क्वेश्चन और आता है और वो ये है कि जो मदर है वो बार बार अमांडा अमांडा क्यों बोल रही है. व्हाट इज दैट वर्ड अमांडा को बार बार यू क्यों यूज किया गया है. So the word Amanda has been used to put the stress. The mother is frowned. The mother is not happy. The mother is frowned, irritated. तो इसीलिए वो कह रही है अमांडा सुन रहे हो, अमांडा तुम सुन रहे हो. So that is why the focus, the word Amanda has been repeated. पेपर में आया है ये क्वेश्चन. ठीक है. Now on your screen you can see two questions. What type of life does Amanda wish for and why? ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूं कि अमांडा विशेज अ लाइफ वेयर देयर इज बिट फ्रीडम. एंड व्हाई? बिकॉज मे बी शी इज ओवर नैट या शी डजंट लाइक दैट. मे बी ऐसा नहीं है कि मदर हमेशा ही गलत हो भी सकता है कि शी डजंट विल बी डूइंग दिस. हाउ इज द पोएम सिमिलर टू डायरी ऑफ एने फ्रैंक? मतलब ये एक और क्वेश्चन. तो इन द चैप्टर डायरी ऑफ एने फ्रैंक, एनी जो है शी विशेस टू बी फ्री. जब उसके टीचर उसको बार बार टोकते हैं व्हेन ही मतलब कि nags her for being very talkative, तो शी फाइंड्स इरिटेशन एंड वो अपना सारा इरिटेशन अपने उस एसे पे लगा देती है. whereas अमांडा जो है शी लिव्स इन एन इल्यूजन जहां वो अपने आप को एक मरमेड, एक ऑर्फन, एक रेपुंजल की तरह देखना चाहती. तो बोथ इन बोथ ऑफ द चैप्टर, क्योंकि क्वेश्चन है सिमिलैरिटी, द चाइल्ड वांट्स टू बी फ्री, right? So these are the two poems. The first one was the ball poem and second one is Amanda. So these are the answers and similar question you can get. But yes, this is very fair that in exams you get questions. अब यही होता है कि मैम वी आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. तो again and again repeatedly every time I'll give you the same thing, that look for the words. Like अमांडा और एनी दोनों में क्या था? फ्रीडम. जैसे टाइगर इन द जू वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर वी हैव द चैप्टर नेल्सन मंडेला, इसमें आपका एनी. तो जस्ट
इमेजिन कि दोनों क्या चाहते थे कि उनको कोई ना टोके. एंड सेकेंडली द थीम, freedom, control. So when you are not able to understand the question, maybe it is not given in the direct right, मतलब कि justify the title, justify the theme, ऐसा सीधा नहीं दिया है. But just go through. जो ये indirect questions होते हैं, they are based on the themes, they are based on the message only. And secondly, कभी कभी ये ट्रिक काम करता है कि जब हम पढ़ते हैं इंग्लिश में तो मे बी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वी मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन वांट्स टू कन्वे. मे बी फॉर अ मोमेंट आप एक बार पढ़ो और उसको उसके बाद उसकी हिंदी समझने की कोशिश करो. और जो भी भाषा, मतलब द लैंग्वेज विच इज मोर कंफर्टेबल टू यू, हिंदी, तमिल, मलयालम, जो आपको समझ आता, and then you will be able to interpret and write the answers clearly. So that's one of the tip to attempt such questions, right? So two more poems are now revised.